नमस्कार साथियों, मैं मनीष पवाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नेजे में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज द पावर शेयरिंग। तो आज पावर शेयरिंग का लेक्चर नंबर 3 आ चुका है। लेक्चर 1 लेक्चर 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कंटेंट ऑफ द चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया भैया? इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया। स्टोरी ऑफ 2 कंट्रीज ये भी पढ़ लिया। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका ये भी पढ़ लिया। एकोमोडेशन इन बेल्जियम ये भी पढ़ लिया। तो आधी तो आपकी जो बल्ब है ना जल चुका होगा, आधा बल्ब तो जल चुका होगा। पर आज का टारगेट क्या है? आज आपका निशाना कहां पर होगा? आज हमारा निशाना होगा व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। हम पढ़ रहे हैं कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए, तो क्यों होनी चाहिए, कारण क्या है इसका वो जानेंगे। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग किस किस फॉर्म में कर सकते हैं, लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी है, ये सब आज हमें जानना है। यही हमारा टारगेट है और ये तीर जो है, ये एरो है, सीधा का सीधा क्या है आज हमारे टारगेट पे लगना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। 2 कारण है, उसके कारण क्या है पावर शेयरिंग को अच्छा माना जाता है। पहला है प्रूडेंटियल और दूसरा है मोरल। तो प्रूडेंटियल रीजंस क्या होते हैं और मोरल रीजंस क्या होते हैं, इनको समझते हैं। प्रूडेंटियल का मतलब क्या है? बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? बुद्धिमानी वाला डिसीजन। भैया जहां पर आप क्या है, आपको नुकसान क्या होगा वो भी देख रहे हो, आपको फायदा क्या होगा वो भी देख रहे हो। तो गेन और लॉस दोनों का हिसाब लगा करके पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ही ये क्या है आपको डिसीजन ले रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रूडेंशियल डिसीजन कहते हैं। अब प्रूडेंशियल रीजंस कौन कौन से? रिड्यूस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर आप क्या हो पावर शेयरिंग कर लोगे, अब पावर शेयरिंग क्या है आप करते हो तो उससे क्या होगा? सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। हमने देखा श्रीलंका ने नहीं करी तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट हुए, और बेल्जियम ने कर ली तो नहीं हुए। तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या है रिड्यूस कर देता है, अवॉइड भी क्या है पूरी तरीके से कर सकता है। जैसे कि बेल्जियम में बिल्कुल भी पत्ता भी नहीं हिला, वहां का दंगा तो बहुत दूर की बात है, पत्ता भी नहीं हिला, और आराम से प्यार से क्या है सबके बीच में पावर शेयर हो गए, सबके सब खुश हैं। मेंटेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मेंटेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है। देखो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब कंट्री में क्या होगी, पीस होगी, शांति होगी, तभी क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से वर्क कर पाएगी, जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से काम कर पाएगी। भाई रोज दंगे हो रहे हैं, रोज लड़ाई हो रही है, रोज वॉर हो रही है, तो क्या होगा? सरकार का ध्यान भी नहीं होगा, सरकार कभी उनको रोकने में काम करवाएगी, कभी पुलिस को भेजने में काम करेगी, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है। सरकार को बार बार में हटाने की मांग करी जाती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो अगर आपकी शांति है, सरकार अच्छे से काम कर पा रही है, तो क्या होगा? देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, देश में स्थिरता बनी रहेगी, राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी कि बार बार में सरकार बदलने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। जो सरकार बनेगी वो आराम से काम कर पाएगी सिर्फ और सिर्फ कब? जब क्या होगा? देश में शांति होगी। प्रूडेंशियल रीजन में यही आता है कि जब आप बिल्कुल सोच समझ करके काम करो, जैसे अंकल पूरा सोच रहे हैं क्या करें क्या करें, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, तो पूरा सोच समझ करके जब हम डिसीजन लेते हैं उसी को हम प्रूडेंशियल रीजंस कहते हैं। दूसरी तरफ है मोरल रीजंस। मोरल रीजंस का मतलब क्या है? हमारी नैतिकता वाले रीजंस। भाई हम लोग पेड़ छूते हैं, ये हमारी नैतिकता है, हमारी नैतिकता है कि हमें पेड़ छूने चाहिए, ये हमारे मोरल रीजंस। तो मोरल रीजंस क्या है? एक पहला डेमोक्रेटिक स्पिरिट, हमें लोकतंत्र की भावना होनी चाहिए, ये हमारी नैतिकता है। हम लोकतंत्र, मैंने आपको क्या बोला, डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं होती है, फैमिली में भी डेमोक्रेसी दिखेगी, स्कूल में भी डेमोक्रेसी दिखेगी, आपको अपने फ्रेंड सर्किल में भी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो हर जगह। तो डेमोक्रेटिक स्पिरिट होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक स्पिरिट का मतलब क्या है? रूल ऑफ पीपल, लोगों का राज होना चाहिए। तो लोग है ना, यही पावरफुल होने चाहिए, यही क्या है पावरफुल होंगे। और जब मैं बात कर रहा हूं किसकी? पब्लिक की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे बात किसकी कर रहा हूं? पब्लिक की बात कर रहा हूं। और पब्लिक में कौन आ रहा है? जो सबसे बैकवर्ड पर्सन है ना, वो भी पब्लिक का भाग, जिसके पास खाने को दाने भी नहीं है ना घर में, वो भी क्या है? देश का भाग है। और उसके भी क्या है? अधिकार है कि देश की सरकार चुनने में क्या हो, उसको भी भागीदारी मिले, पावर शेयरिंग उसको भी मिले। यही क्या है? देश के हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये जो है इससे क्या है? न्याय की देवी कहा जाता है। और हमारे देश में बहुत से लोग कहते हैं कि कानून अंधा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आंख पे पट्टी बांध रखी। इन्होंने जो आंख पे पट्टी बांधी है ना हम लोगों ने, उसका कारण ये है कि अगर मेरे सामने ये जो कानून है, कानून के सामने सभी समान है। अगर देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आ जाए तो भी हम उसे सजा देंगे गलत कराए तो, और देश का मजदूर भी आ जाए ना तो हम उसे भी सजा देंगे। हम किसी को देख करके भेदभाव नहीं करते। हम देख लेंगे तो भेदभाव हो जाएगा, अरे अच्छा प्रधानमंत्री साहब आए, अरे नहीं इनको सजा नहीं दे सकते। तो हमने आंखों पे पट्टी इसलिए बांधी है कि हम क्या सबके साथ समान व्यवहार कर सके, सबके साथ इक्वलिटी वाले व्यवहार कर सके। और वो कहां पर हो सकता है? वो डेमोक्रेसी में ही हो सकता है।
A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. Legitimate government का मतलब क्या? एक वैध सरकार, एक कानूनी रूप से जो अच्छी सरकार है वो कौन होती है? जिसमें क्या है, जो देश के सिटीजन्स है वो पार्टिसिपेशन करें, वो सिस्टम में पार्टिसिपेशन करें और अपना स्टेक, अपना शेयर है ना वो सिस्टम में ले। भाई ऐसा नहीं यार मुझे क्या मतलब है, होने तो कोई भी जीते कोई भी हारे, ये बात थोड़ी है। आपको पता होना चाहिए। आप अच्छे से, हमारे देश में लोग इतने आलसी कि उनको एक दिन वोट डालने के लिए कहते हैं, वो वोट डालने में लोग आलस आता है, और फिर जब सरकार गलत करती है, अरे ये सरकार तो ऐसा कर रही है, तो भाई तुमने वोट क्यों नहीं डाला? तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या है? वही है जो सभी सिटीजन्स को साथ लेकर के चले, सभी वर्गों को, हर जो ग्रुप है, कम्युनिटी ग्रुप है, उन सभी को क्या है, गवर्नमेंट में बराबर का इक्वल प्रेजेंटेशन दे, सभी को इक्वल साथ लेकर के चले, वही एक अच्छी सरकार होती है। नोट क्या है? टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग ruin to the majority as well। तो जो नोट क्या है, बट टायरेनी मतलब जो तानाशाही है, वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ऑप्रेसिव नहीं है। माइनॉरिटी के लिए तो ऑप्रेसिव है, हमने देखा तमिल कम्युनिटी के लिए किस प्रकार से ऑप्रेसिव है, बिल्कुल उनको तो ऐसा बाहर कर दिया जैसे दूध में से मक्खी को बाहर कर रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति उन लोगों की कर दी। पर एक समय ऐसा आता है जब ये मेजोरिटी जो राज करती है, ये मेजोरिटी को भी खत्म कर देती है। मेजोरिटी में भी ये क्या है, तनाव पैदा कर देगी। मेजोरिटी में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो थक जाएंगे उन्हीं लोगों से, परेशान हो जाएंगे उनकी रणनीतियों से। इसलिए कहता हूं कभी भी है ना, सरकार को आप ये महसूस मत होने दो कि आप सर्वश्रेष्ठ हो। सरकार को यह बताओ कि हम सर्वश्रेष्ठ है, पब्लिक सर्वश्रेष्ठ है, पब्लिक टॉप पर है। हमारा जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन, उसका फर्स्ट पेज में फर्स्ट लाइन क्या लिखता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोग सबसे पहले हैं, सरकारें, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री सब बाद में। आप उन्हें महसूस कराते रहो कि आप है ना हमारे सेवक हो, उन्हें यहाँ सिर पे बिठा करके मत रखो और साहब साहब प्रधानमंत्री जी तो ऐसे हैं वैसे हैं, और राष्ट्रपति जी ऐसे हैं, हमारा मुख्यमंत्री साहब तो भगवान। अरे नहीं, क्योंकि जिस दिन आपको उनको यह महसूस करा दोगे ना कि हो हम तो क्या है बिल्कुल भगवान है, वो आपकी नहीं सुनेंगे, वो बिल्कुल आपके खिलाफ काम करने लग जाएंगे। उस दिन देश में डिक्टेटरशिप वाला माहौल है वो बन जाएगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी क्या है, हमें क्या है, बिल्कुल ऐसा पॉलिटिक्स में कभी किसी को बिल्कुल टॉप पे नहीं बिठाना चाहिए। सरकारें आती जाती रहनी चाहिए, बदलती रहनी चाहिए, जिससे सरकारों को महसूस होता रहे कि हमने कुछ गलतियां करी। अब आ जाते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पे। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, One basic principle of democracy is that people are the source of all political power। जो बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का वो ये है कि जो भी पॉलिटिकल पावर का सोर्स है ना, वो कहां से आ रहा है? लोगों से आ रहा है। देखो अब हमें क्या है भाई, हमने जो बात करी थी, पावर की बात करी थी, ये पावर का जो सोर्स है ये कौन है? पब्लिक है। पब्लिक से हमें मिला है। भाई अगर आज कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, चीफ मिनिस्टर बन रहा है, कौन है उन्हें बनाने वाला? पब्लिक ही तो है। पब्लिक ने उन्हें जिताया, पब्लिक ने ही उन्हें क्या है बिल्कुल सर आंखों पे बिठाया है। तो पब्लिक क्या है, जो भी पावर मिल रही है वो पब्लिक के थ्रू ही मिल रही है। अब इस पब्लिक को किसने पावर दी कि भाई आप क्या है उनको चूज करो? तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन। एक बात ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। देश के सबसे बड़ा लॉ है, पूरे देश को गवर्न करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। पावर जिसके हाथ में जा रही है वो डिसाइड पब्लिक कर रही है, पर ये डिसाइड पब्लिक करेगी, ये डिसाइड किसने करा है? कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड करा है कि लोगों की पावर रहेगी। वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। भारत के लोगों के हाथ में पावर रहनी चाहिए। तो जो भी पॉलिटिकल पावर, इसका सोर्स कौन है? पब्लिक। और पब्लिक को वो पावर कहां से मिली? कॉन्स्टिट्यूशन से मिली। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में लोग क्या है? सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू रूल कर रहे हैं, अपनी सरकारें बना करके रूल कर रहे हैं। सेल्फ गवर्नमेंट भैया, जो सरकार बनी वो किसकी है? हमारी तो है। हमने अब्राहम लिंकन की जो डेफिनेशन है वो पढ़ी थी, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए सरकार है, वो लोगों के लिए ही काम करेगी। तो सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू हम रूल कर रहे हैं। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रेस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। अब जो एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जो एक अच्छी सरकारें होती है, वो क्या करती है? रेस्पेक्ट करती है किसकी? डाइवर्स ग्रुप्स की करती है। ये डाइवर्स क्या है? डाइवर्सिटी हमारा बहुत बार ये वर्ड आएगा। डाइवर्सिटी का मतलब होता है आपके पास किसी चीज की वेराइटीज होना। वेराइटीज होना, अलग अलग चीजों के आपके पास वेराइटीज होना। हमारे यहाँ पे लैंग्वेज के आधार पे वेराइटीज है, बहुत सी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है। धर्म के आधार पे हमारे पास वेराइटीज है, डाइवर्सिटी है। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, पारसी भी, अलग अलग धर्म के लोग हैं। तो डाइवर्सिटी। तो अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही है जो क्या करे? रेस्पेक्ट करे सभी डाइवर्स ग्रुप्स की।
अपर कास्ट की, लोअर कास्ट की, सबकी इज्जत करे, मेल की, फीमेल की, हिंदू की, मुस्लिम की, सिख की, ईसाई की, सभी को रेस्पेक्ट दे और जो भी व्यूज है सोसाइटी में उन सबकी इज्जत करे, सभी को मान सम्मान दे, सबको इक्वलिटी के रास्ते पे लेकर के चले। Everyone has a voice in the shaping of public policy। हर इंसान की क्या है, वॉइस होनी चाहिए, आवाज होनी चाहिए, किसमें, पब्लिक पॉलिसी जो हम शेप कर रहे हैं, जो पब्लिक पॉलिसी हम बनाते हैं, सरकार जो पॉलिसी बना रही है, नीतियां बना रही है, उसमें हर इंसान की क्या सुनी जानी चाहिए, हर ग्रुप की सुनी जानी चाहिए, हर ग्रुप की नीड्स को, विशेष को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे कि ये जो लेडी है, ये क्या है, अपनी आवाज रख रही है कि सरकार हमारी मांगे पूरी करे, सरकार हमारी बातें सुने। Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many as citizens as possible। तो भैया डेमोक्रेसी में क्या है, जितने लोगों में आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सको, ज्यादा से ज्यादा लोगों में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सको, वही अच्छा होगा। पर एक में नहीं, दो में नहीं, तीन में नहीं, पांच में नहीं, 100 में, 1000 में, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या है, आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट करो। और जब ज्यादा से ज्यादा लोग तक पावर पहुंच जाएगी तो उससे क्या है, हमारे देश में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम होंगे। In modern democracies, power sharing arrangements can take many forms। अब मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो पावर शेयरिंग हो रही है वो बहुत से फॉर्म्स में हो रही है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम सभी स्कूल जाते हैं, ठीक है, आप सभी स्कूल जाते होंगे, तो अब आप जब स्कूल जा रहे हो ना, अब आप साइकिल से जा रहे हो, आपका फ्रेंड मोटरसाइकिल लेकर के आ रहा है, आपका एक फ्रेंड स्कूटी लेकर के आ रहा है, एक को उसके फादर मदर छोड़ करके जा रहे हैं, एक वैन से आ रहा है, एक स्कूल बस से आ रहा है, एक का बिल्कुल स्कूल पास में तो वो पैदल चल करके आ रहा है। ये सब क्या है, सब अलग अलग आ रहे हैं। कोई बस से आ रहा है, कोई गाड़ी से, कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई वैन से, कोई स्कूल बस से, कोई पैदल, कोई पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उनसे, किसी ना किसी तरीके से आ रहे हैं, पर सबका जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, स्कूल। सबका डेस्टिनेशन स्कूल है, सबको पहुंचना कहां पर है, स्कूल पहुंचना है, चाहे तरीका कोई सा भी हो, कोई से भी फॉर्म से आप पहुंचो, पर आपको जो पहुंचना है वो कहां पहुंचना है, स्कूल पहुंचना है। इसी प्रकार से हम सबका जो फाइनल डेस्टिनेशन है हर कंट्री का, हर कंट्री को जो अचीव करनी है वो करनी है पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग हम 4 तरीकों से पढ़ेंगे कि 4 तरीकों से क्या है पावर शेयरिंग करी जा सकती है। तो काफी देशों में ये तीनों चारों तरीके आपको देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं आपको 1 या 2 या 3 तरीके देखने को मिलेंगे। तो पावर शेयरिंग को 4 तरीके कौन से हैं वो देखते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। सबसे पहले जो शुरू करते हैं वो करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट से। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। जो पावर है वो 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनके बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब एक एक को 1 बाय 1 हम एक एक को समझते हैं। देखो लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर जो होता है वो किसी भी देश में क्या होता है, लॉ मेकिंग बॉडी होता है, कानून बनाने वाली जो बॉडी है, जो कानून बनाएगी देश के लिए कि क्या देश में कानून चलना चाहिए और क्या नहीं चलना चाहिए, वो डिसाइड करने वाला लेजिस्लेचर है। तो लेजिस्लेचर का क्या काम है, लॉ मेकिंग बॉडी। अब हमारे देश में जो लेजिस्लेचर है वो कौन है, पार्लियामेंट। अब हमारे देश में जो लेजिस्लेचर है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट ही क्या करता है, हमारे देश के लिए कानून बनाता है। पर ये पार्लियामेंट कौन है, इस पार्लियामेंट का पार्ट कौन है? तो पार्लियामेंट के हमारे 3 पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है उसे हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल, हिंदी में उसे कहा जाता है लोकसभा। और कॉमनली आप हिंदी में, इंग्लिश में क्या सुनेंगे, लोकसभा ही सुनेंगे, पर उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन में नाम मेंशन है वो क्या है, हाउस ऑफ पीपल मेंशन है। उसके बाद जो सेकंड है वो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसे हिंदी में कहा जाता है राज्यसभा। तो यहां पे क्या है, पार्लियामेंट में हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लोकसभा, राज्यसभा, ये 2 हाउसेज है, 2 सदन इनको बोला जाता है, ये 2 हाउस है। और जो तीसरा पार्लियामेंट का पार्ट है वो है हमारे हॉनरेबल प्रेसिडेंट सर, प्रेसिडेंट। अब एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, एमसीक्यूज में कभी भी पूछी जा सकती है कि प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। यस, प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, बट ये पूछा जाए प्रेसिडेंट इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नो नो नो, प्रेसिडेंट पार्ट है पार्लियामेंट का, क्योंकि कोई भी आप लॉ बनाओगे प्रेसिडेंट के साइन के बिना नहीं कर सकते। पर ये क्या मेंबर है क्या, लोकसभा में बैठता नहीं बैठता, राज्यसभा में बैठता नहीं बैठता, पर साइन कराने तो इसी के पास आना पड़ेगा ना। तो प्रेसिडेंट पार्ट है पार्लियामेंट का पर मेंबर नहीं है। मेंबर कौन है, जो लोकसभा में चुन करके जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मेंबर कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसे कहा जाता है। और शॉर्ट में जब हम इसकी बात करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं।
लोकसभा में जो चुन करके जा रहा है वो भी एमपी है, राज्यसभा में जो चुन करके जा रहा है वो भी एमपी है। तो ये क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो लेजिस्लेचर का जो काम होता है वो लॉ मेकिंग बॉडी का काम होता है। फिर सेकंड आते हैं एग्जीक्यूटिव्स में। एग्जीक्यूटिव्स, अब एग्जीक्यूटिव्स का जो काम है वो है इंप्लीमेंट द लॉ। अब जो कानून क्या है इन्होंने लेजिस्लेचर ने बनाया है उसको इंप्लीमेंट करना, लागू करना। अब एग्जीक्यूटिव्स भी है ना वो दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है पॉलिटिकल और टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव्स। पॉलिटिकल और टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव्स में कौन आता है, प्रेसिडेंट सर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, ये सब आते हैं। ये प्रेसिडेंट सर देखना पार्लियामेंट का भी पार्ट है और एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों का पार्ट है। तो अब क्या होगा, जब तक प्रेसिडेंट सर साइन नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, इंप्लीमेंट नहीं होगा, लागू नहीं होगा। तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, ये सब क्या आते हैं, पॉलिटिकल और टेम्परेरी जो है एग्जीक्यूटिव है। टेम्परेरी क्योंकि ये 5 साल बाद हट जाएंगे, कोई ना कोई चेंज होगा। दूसरी तरफ आते हैं नॉन पॉलिटिकल, परमानेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स। वो क्या होते हैं, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो नौकरशाही ने हिंदी में कहा जाता है। सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो है, सरकारें बदल जाएंगी बट 60 साल तक वो बने रहेंगे, जब तक उनकी एज नहीं हो जाती तब तक वो बने रहेंगे। तो यहां पर इनका जो काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है, वो इंप्लीमेंट द लॉज है। फाइनली आ जाते हैं जुडिशरी पे। जुडिशरी का जो सबसे पहले जो मतलब है कि हमारे देश में जितने भी कोर्ट हैं उन सबको मिलाकर के हम जुडिशरी बोलते हैं। ऑल द कोर्ट्स कमांडली कॉल्ड जुडिशरी। अब हमारे देश में 3 लेवल पे आपको कोर्ट देखने को मिलेंगे। एक है सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए एक ही होता है और ये क्या है, सबसे एपेक्स बॉडी है जुडिशरी की, सबसे एपेक्स बॉडी है, सबसे बड़ी बॉडी जुडिशरी की है सुप्रीम कोर्ट। ये हमारे कहां पर है, दिल्ली में। उसके बाद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या होता है, हर स्टेट में मिलेगा आपको, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी, सभी स्टेट्स में। पर यह बात पॉसिबल हो सकती है कि 2 स्टेट का एक ही हाई कोर्ट हो, जैसे कि पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है, चंडीगढ़ में है, तो वो पॉसिबिलिटी है। और तीसरा और फाइनल जो सबसे लोवेस्ट लेवल पे होता है वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट, ये सबसे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में आपको देखने को मिलेगा। इन सबको मिलाकर के हम लोग क्या कह रहे हैं, जुडिशरी कहते हैं। अब पर जुडिशरी का क्या काम है, इन्होंने कानून बना दिया, इन्होंने लागू करवा दिया, इनका क्या काम है, इनका काम ये है इंटरप्रेट द लॉज। इंटरप्रेट द लॉज मतलब जो कानून बना है उसकी व्याख्या करना, वो सही है या गलत है। अब आपने बहुत सी बार सुना होगा, मीडिया इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो 3 स्तंभ कौन से हैं भैया, तो पहला स्तंभ तो जो है वो लेजिस्लेचर है, दूसरा एग्जीक्यूटिव है, तीसरा जुडिशरी है और चौथा चलो हमने मीडिया को मान लिया। अब इनकी छत कौन है, इनकी जो छत है, इनकी टेरेस रूफ है, वो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है। वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इनकी छत है, इनकी रूफ है, इनकी टेरेस है। तो जुडिशरी ये देखेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये देखेंगे कि भाई जो कानून लेजिस्लेचर ने बनाया है कहीं वो संविधान के खिलाफ तो नहीं है। भाई इससे ऊपर नहीं जा सकते आप, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री हमने पढ़ा है, आप इससे ऊपर नहीं जाओगे, इसके नीचे नीचे आपको रहना। तो ये कौन चेक करेगा, ये जुडिशरी चेक करेगा। जो इन्होंने जो कानून बनाया वो सही तो है क्या, कौन चेक करेगा, जुडिशरी चेक करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है कोई बात समझ में नहीं आ रही तो यही तो बताएंगे, जुडिशरी तो बताएगी। जुडिशरी को, प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मतलब जो संरक्षक है, जो रक्षा करेंगे संविधान की, वो जुडिशरी और प्रेसिडेंट के लिए कहा जाता है। Such a separation ensures that the none of the organ can exercise unlimited power। अब ये चीज क्या दर्शाते हैं कि कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर का यूज नहीं कर सकता, सबके पास लिमिटेड पावर्स है। भाई लेजिस्लेचर ने अपना कानून बनाया, भूल जाओ, एग्जीक्यूटिव से इंप्लीमेंट करेगा, प्रेसिडेंट सब साइन करेंगे। उसके बाद क्या है, कोई प्रॉब्लम हुई तो वो जुडिशरी अपना काम देखेगी। तो लेजिस्लेचर अपना कर रहा है, जुडिशरी अपना कर रही है, एग्जीक्यूटिव अपना कर रहा है, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, सबका लिमिटेड पावर है। और ये पावर का सोर्स कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर। देखो लेजिस्लेचर के काम को एग्जीक्यूटिव ने चेक करा है, प्रेसिडेंट ने चेक करा ना, अब उनके काम को जुडिशरी चेक कर लेगी, भाई सही तो करा या नहीं करा। अब जुडिशरी के भी जो काम है, हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट हमारा सुप्रीम है। जुडिशरी के भी कानून को है ना पार्लियामेंट बदल सकता है, तो लेजिस्लेचर वापस वो बदल सकता है। पर यहाँ पे कुछ जगहों पे पावर्स स्पेसिफाई है कि यहाँ पे जुडिशरी सुप्रीम है, यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स है वो बिल्कुल स्पेसिफाई करी हुई।
दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। तो इससे क्या है, बैलेंस ऑफ पावर बनी रहती है। इन अ डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर, दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और द स्टेट असेंबलीज। अब क्या होता है, जो डेमोक्रेसी में क्या है, जो सरकार बनती है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, पार्लियामेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जवाब देंगे। स्टेट असेंबलीज, जो हर स्टेट में अपनी अपनी असेंबलीज है स्टेट गवर्नमेंट बनाने के लिए, वो क्या करेंगे, जवाब देंगे। कोई मंत्री होगा, वो आपने देखा होगा भाई, प्रधानमंत्री भी क्या है, जवाब देते हैं कि हाँ भाई हमारी सरकार ये काम कर रही है। आप अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को देखना, वो जवाब देते हैं कि हमारी सरकार ने कोरोना से बचाने के लिए लोगों को ये काम करे। वो रेस्पॉन्सिबल है, जवाब दे रहे हैं पब्लिक को कि हाँ भाई हमने ये काम करे हैं, और उसी आधार पर हम अगली बार आप हमें वोट दे देना। ठीक है, ये जो है ये देश का क्या है, राष्ट्रपति भवन है, जो आपको इस चित्र में दिखाया गया है। सिमिलरली ऑल्सो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। अब देखो, जो जजेस को जो अपॉइंट करा जा रहा है वो कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव कर रहा है। एग्जीक्यूटिव का मतलब कौन है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। पर एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भारत का सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, और पार्लियामेंट जहां होता है वहां पे एक्चुअल में क्या है कि प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर्स होती है। दूसरा सिस्टम होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जहां पे प्रेसिडेंट क्या है, बहुत ज्यादा सुप्रीम है। तो हमारे देश में पार्लियामेंट्री सुप्रीम है, और पार्लियामेंट के तहत प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ज्यादा पावर्स है। प्रेसिडेंट जो हमारे यहाँ पे है वो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, नाम मात्र है। हमारे पास यहाँ पे जो ज्यादा पावर्स है वो किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। प्राइम मिनिस्टर इज मच पावरफुल, प्राइम मिनिस्टर क्या है, ज्यादा पावरफुल है। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्रेसिडेंट के साइन के बिना हमारे देश में कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए हु इज द हेड ऑफ द नेशन, अगर आपसे पूछा जाए हु इज द हेड ऑफ द नेशन, नेशन का हेड कौन है, तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द नेशन। और प्रेसिडेंट ही क्या है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है। बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट आपसे पूछा जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट के साइन के बिना आप देश में पत्ता भी नहीं हिला सकते हो, ना कोई कानून बना सकते हो, ना कोई इंटरनेशनल ट्रीटी कर सकते हो। जो भी काम आपको करना है प्रेसिडेंट के साइन आपको चाहिए, क्योंकि नेशन का हेड है ना वो है, उसके साइन जरूरी है। पर ये साइन उसको करने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पावरफुल है। प्राइम मिनिस्टर और जो उसके मिनिस्टर्स है वो बोलेंगे सर करो साइन, क्योंकि आप नाम मात्र हो, आपको करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट है वो नाम मात्र होता है, उसके जो पावर है वो मुख्य ये कि उसके साइन जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, जजेस को अपॉइंट कर रहा है। दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। और जो जुडिशरी है वो क्या करते हैं, चेक करते हैं कि जो कानून किसने बनाया है, लेजिस्लेचर ने बनाया है और एग्जीक्यूट करा है एग्जीक्यूटिव ने, वो सही है या गलत है। दिस अरेंजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो चेक एंड बैलेंस, लेजिस्लेचर का काम एग्जीक्यूटिव चेक कर रहा है, एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी, फिर जुडिशरी का लेजिस्लेचर, चेक एंड बैलेंस है। This horizontal distribution of power because it allow different organs of government placed at the same level to exercise different powers। देखो इस वाले जो सिस्टम को है, और जो हम पावर को शेयर कर रहे हैं ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में, इसे हम हॉरिजॉन्टल सिस्टम भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, आपने मैथ में पढ़ा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइंस होगी, मतलब सभी कुछ क्या होगा, एक ही लेवल पे होगा। अब देखो लेजिस्लेचर में हमारे देश में पार्लियामेंट एक ही है, एक ही पूरे देश के लिए एक ही। एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट पूरे देश में एक ही है, और सबसे जो एपेक्स कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ का कोई कानून बनाया हुआ है ना, उसका मामला किसी हाई कोर्ट में नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में ही चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में ही चलेगा। तो ये क्या सभी एक लेवल पे, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल। ऐसे मान लो किसी स्टेट में, तो वहां की जो स्टेट असेंबली है वो एक ही होगी। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कौन होगा, गवर्नर होगा, और यहाँ पे हाई कोर्ट है तो वो भी एक ही। हाँ, इनका क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, पर दूसरे हाई कोर्ट में नहीं, पहले अपने हाई कोर्ट में, अपने स्टेट का हाई कोर्ट में, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो इसे हॉरिजॉन्टल सिस्टम भी हम कहते हैं। ये क्या है, ये इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट्स एट द डिफरेंट लेवल्स। Power can be shared among governments at different levels, a general government for the entire country and governments at the provincial or regional level। तो देखो अब डिफरेंट गवर्नमेंट्स में भी हम कर सकते हैं। जैसे हमारे देश में हम दो टाइप की मेजर गवर्नमेंट्स देखते हैं, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश के लिए होती है, और दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम और भी डीप में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सेकंड चैप्टर जो है हमारा फेडरलिज्म, वो पूरा गवर्नमेंट के बारे में, जो डिफरेंट लेवल्स की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनके बारे में जानेंगे, इनके पावर्स क्या हैं उनके बारे में जानेंगे। और जो हमारे देश में तीसरे लेवल पर गवर्नमेंट पाई जाती है, दैट इज अ लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायती राज आता है, आप सरपंच, काउंसिलर्स ही चुनते हैं, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। पर यहाँ पर अभी सिर्फ ये बात ध्यान रखना, जो पावर है वो किस किस के बीच में डिवाइड हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट,
और स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों को अपनी अपनी पावर दे दी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपको ये काम करने, तो वो काम करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी लिखा हुआ है कि हमारा संविधान में हमें ये काम करने, तो वो काम कर सकती है। तो यहाँ पर क्या है, जो पावर है किस किस के बीच में है, जनरल गवर्नमेंट। जनरल गवर्नमेंट कौन है, पूरे देश के लिए जो सरकार है, जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी कह रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी हम इसे कह सकते हैं, और जनरल गवर्नमेंट तो कह ही रहे हैं। और बाकी जो गवर्नमेंट है प्रोविंशियल रीजनल लेवल्स, जो प्रोविंस पे है, एक एक रीजन पे। हमारे ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या थे, प्रोविंस थे, जिन्हें हम आज स्टेट कहते हैं, वो प्रोविंस थे उस टाइम पे। तो प्रोविंस और रीजनल लेवल पे भी सरकारें बनती है। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। और जो पूरे देश के लिए होती है, जो जनरल गवर्नमेंट है, जो पूरे देश के लिए होती है, हम क्या है, फेडरल गवर्नमेंट कह रहे हैं। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल और द यूनियन गवर्नमेंट। और भारत में इसे क्या है, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक जो मीटिंग है, गवर्नमेंट की मीटिंग चल रही है, जो प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स है, वो होते हैं, वो बाहर के देश की, वहां की मीटिंग चल रही है। The government at the provincial or regional level are called by the different names in the different country। अब जो गवर्नमेंट्स है प्रोविंस पर और रीजनल लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है, उन्हें अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में से क्या कहा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल द कंट्रीज। और ये वाला जो सिस्टम है कि भाई क्या हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है, और दोनों के पास अपनी अपनी पावर्स हो, जिसे हम क्या कह रहे हैं, फेडरलिज्म कह रहे हैं। ये फेडरलिज्म वाला जो सिस्टम है ना, ये सभी देशों में नहीं है। ये फेडरलिज्म वाला जो सिस्टम है ना, ये सभी देशों में नहीं है। बहुत सी जगह क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो पूरे देश पे राज कर रही है। ठीक है, जैसे कि हमने श्रीलंका में देखा, कोई स्टेट में गवर्नमेंट ही नहीं बनने दे रहे, वहां पे फेडरलिज्म नहीं है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट कहीं पे वो बना रहे हैं, तो वो क्या है, सबॉर्डिनेट है किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट होती है स्टेट गवर्नमेंट, अगर ऐसे देशों में है तो। इन सभी सिस्टम्स के बारे में मैं फिर से कहता हूं कि हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे फेडरलिज्म के बारे में, और जहां पर एक सरकार पाई जाती है, इन सभी सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पर ये वाला जो दूसरा वाला हमने देखा है कि गवर्नमेंट से डिफरेंट लेवल पे हम क्या है, पावर को शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या है, सभी देशों में नहीं पाया जा रहा है। देखो, हमने जो पहला पढ़ा था ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, उसमें भारत कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों है भारत में। दूसरा डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, उसमें भी हम लोग कर रहे हैं, तो ये बात भी ठीक है। अब जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट है, इसे वर्टिकल सिस्टम कहा जाता है, वर्टिकल सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग। ये वर्टिकल सिस्टम है। वर्टिकल लाइन ऐसी होती है, हाँ, मतलब सबसे पहले एक सरकार पूरे देश के लिए, पूरे देश को चलाएगी, फिर दूसरी वाले की थोड़ी पावर कम हो गई, वो सिर्फ अपने स्टेट को चलाएगी, फिर तीसरी वाली जो लोकल गवर्नमेंट है, उसकी पावर और भी कम हो गई, वो सिर्फ अपनी लोकलिटी, लोकल एरिया है, उसको चलाएगी। तो यहाँ पे क्या है, डाउन जा रहा है ग्राफ, और वहां पे हॉरिजॉन्टल में क्या था, तीनों बराबर है, कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं, सब बराबर थे। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज द रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक ग्रुप। अब देखो, हमारे जो देश है, हर देश में क्या होता है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं, कास्ट के बेस पे होते हैं, रिलीजन के बेस पे होते हैं, लैंग्वेज के बेस पे होते हैं। जैसे हमने देखा है, ठीक है, तमिल है, सिन्हाला है, डच है, फ्रेंच है, जर्मन है, ये सब क्या है, एक सोशल ग्रुप से, सामाजिक समूह है, एक समाज का भाग है, और इनको क्या डिवाइड कर दिया गया है, डिवीजन इनका हो चुका है। तो ये सोशल ग्रुप्स है, रिलीजन के बेस पे हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स पे हो सकते हैं, तो इनमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर को शेयर करते हैं। जैसा कि किसने करा, बेल्जियम ने करा। बेल्जियम ने क्या करा, डच और फ्रेंच के बीच में पावर बिल्कुल शेयर कर दी कि भाई बराबर के मंत्री बनाओ, बराबर का प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन दोनों कम्युनिटी के लोगों को दो। In some countries there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker sections and women are represented in the legislature and the administration। अब क्या है, बहुत से देशों में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे प्रोविजंस करे हैं जिसके कारण क्या हो, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, जैसे कि हमारे देश में जो लोअर कास्ट के लोग हैं, बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, वुमेन्स हैं, उनको क्या है, लेजिस्लेचर में और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या मिल सके, बराबर का प्रतिनिधित्व मिल सके, रिप्रेजेंटेटिव मिल सके। ऐसी एक हमारी जो व्यवस्था हमारे देश में, वो है रिजर्वेशन। तो जो रिजर्वेशन जो दिया गया है ना, वो इसलिए दिया गया है कि भाई हजारों सालों से जो लोअर कास्ट पे, बैकवर्ड कास्ट पे जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उससे क्या है, वो बाहर निकल सके और मेन स्ट्रीम में जुड़ जाए। और देखो, ये क्या है, अपनी वॉइस उठा सके, अपनी आवाज उठा सके। लोकसभा में, राज्यसभा में जब ये लोग जाएंगे, राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है SC ST के लोगों के लिए, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनके लिए राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है, पर लोकसभा में है, तो वो वहां अपनी वॉइस उठा सके कि भाई हमारे समुदाय के लोगों के साथ हजारों सालों तक गलत हुआ है और अभी भी हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो वहां आवाज उठा देंगे, जिससे कि उनके लिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। ऐसी ही तो व्यवस्था किसने, बेल्जियम ने भी करी है। बेल्जियम ने भी तो व्यवस्था करी है कि भाई इतने मिनिस्टर डच के, इतने मिनिस्टर फ्रेंच के। ये क्या है, ये भी तो रिजर्वेशन है।
डच के इतने मिनिस्टर, फ्रेंच इतनी सीटें रिजर्व कर दी भैया, 30 में से 15 मिनिस्टर तो डच के बनाने ही बनाने पड़ेंगे। हम सिर्फ लोकसभा में भेजने के लिए बोल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि मिनिस्टर बनाओ, हम ये नहीं कह रहे कि हर बार होम मिनिस्टर जो देश का बनेगा वो शेड्यूल कास्ट का इंसान बनेगा। इतने मिनिस्टर तो है जो SC ST के बनने चाहिए, ये सिस्टम हमने नहीं करा, हमने सिर्फ लोकसभा में भेजा है। और आज भी क्या है, काफी जो मिनिस्टर्स हम देखते हैं जो बड़े हाई पोर्टफोलियोज हैं डिपार्टमेंट से, वो SC ST के लोगों तक नहीं पहुंचे। आज भी जो पावर है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, पर फिर भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या रिजर्वेशन की व्यवस्था करके लोकसभा तक उन्हें पहुंचाया, जिससे उनकी वॉइस उठाई जाए। और अगर ये हम नहीं करते तो देश में क्या है, श्रीलंका वाली स्थिति बन जाती। तो काफी देश के संविधानों ने क्या है, ये ऐसी व्यवस्था कर रखी है। If this type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social group who otherwise would feel alienated from the government, तो ये ऐसे जो अरेंजमेंट्स है, जैसे रिजर्वेशन जैसा हो गया जो बेल्जियम ने करा कि डच और फ्रेंच के बराबर मिनिस्टर्स है, ऐसी जो व्यवस्था है ये क्या है कि इससे स्पेस मिल जाए, जगह मिल जाए, किसको, इन ग्रुप्स को, कहां पे, गवर्नमेंट में जगह मिल जाए, एडमिनिस्ट्रेशन में जगह मिल जाए, जिससे कि ग्रुप अपने आप को क्या है, अलग महसूस ना करे, अपने आपको अलग महसूस ना करें। और अलग महसूस करेंगे, श्रीलंका में तमिल ने अलग ही महसूस करा था, क्या स्थिति हुई थी उसे जान लो, सोच लो, समझ लो। दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन पावर, और माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी क्या है, सही फेयर उसको शेयर मिल जाए पावर में। जैसे कि क्या हुआ, जब सेंट्रल गवर्नमेंट बेल्जियम ने बनाई तो फ्रेंच को वहां पे बराबर का अधिकार मिला, और जब ब्रुसेल्स में गवर्नमेंट बनाई तो किसको है, डच को मिला। तो माइनॉरिटी को भी क्या है, बराबर का शेयर मिल जाता है। फाइनली आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स। तो पॉलिटिकल पार्टीज तो आप सभी जानते होंगे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश में है, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश में, 750 पार्टीज हमारे देश में रजिस्टर्ड है आज के तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, 750 प्लस पार्टीज है। बट व्हाट इज अबाउट प्रेशर ग्रुप्स? प्रेशर ग्रुप्स क्या है? अभी हमने लास्ट ही स्लाइड में पढ़ा है, सोशल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है, सोशल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है। ये जब सोशल ग्रुप्स क्या करते हैं, अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, सरकार पे प्रेशर बनाने लग जाए कि हमारी डिमांड पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। जब ये क्या कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, ये सोशल ग्रुप जब क्या है, सरकार पे प्रेशर बना रहे हैं अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, तो यही सोशल ग्रुप्स क्या बन जाते हैं, प्रेशर ग्रुप्स बन जाते हैं। सोशल ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स में कोई अंतर नहीं है। सोशल ग्रुप्स तो हमारी सोसाइटी ने क्रिएट कर दिए हैं भाई, जाति के आधार पे ये ऐसा है, ये वैसा है, धर्म के आधार पे, ठीक है, ये हमने क्रिएट कर दिए। पर जब इनको अगर राइट्स नहीं मिलेंगे, इनको अधिकार नहीं मिलेंगे, तो इस सरकार पे प्रेशर बनाएंगे, इनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं होगी तो इस सरकार पे प्रेशर बनाएंगे। जब वो प्रेशर बनाए तो उसे हम क्या कह रहे हैं, प्रेशर ग्रुप्स कह रहे हैं। Power sharing arrangements can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements control or influence those in power। देखो अब जैसे आप ये बात मानिए, जैसे कि आज हमारे देश में किसी एक्स पार्टी की सरकार है, हाँ, एक्स पार्टी की सरकार है, तो अब उस एक्स पार्टी की सरकार कोई भी गलत काम करेगी तो कौन है, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज बोलेगी और एक्स पार्टी वाले गलत कर रहे हैं, एक्स पार्टी वाले गलत कर रहे हैं, तो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगी किसको, जो पावर में कौन है, एक्स है। जो प्रेशर ग्रुप्स है, अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स है, वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे इस पार्टी को, बोलेंगे देखो आपने हमारी डिमांड नहीं करी तो 5 साल बाद चुनाव आ रहे हैं, आपको हरा देंगे, और मूवमेंट करेंगे। अब ये प्रेशर ग्रुप प्रेशर बना कैसे रहा है, मूवमेंट के द्वारा, आंदोलन, बहुत बड़ी भीड़ दिखाएगा, अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे, देखो हमारे जो समुदाय की इतनी भीड़, आपको वोट नहीं मिलेगा, ये चीज। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजंस मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। और हम डेमोक्रेसी में क्या है, हम फ्री है, बहुत से कंटेंडर्स खड़े होते हैं, बहुत से उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10-10, 12-12 बार खड़े होते हैं। तो जो हमारे पास चॉइस है कि हम एक से किसी को भी चुन सकते हैं। और मैंने आपको क्या बोला था फर्स्ट लेक्चर में, डेमोक्रेसी का मतलब ये कि आपके पास चॉइस होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक इंसान को वोट देना, तो फिर क्या है डेमोक्रेसी। तो हमारे पास तो बहुत ज्यादा चॉइस है। और अब तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटा की जो सुविधा है वो और करवा दी। नोटा मतलब नन ऑफ द अबव, आप किसी को ही नहीं देना चाहते, वोट देने जाओ चाहे नोटा का दबा दो, पर किसी को नहीं दिया, पर नोटा तो है, तो ये भी हमने कर दिया, तो हमारे पास बहुत चॉइस है। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ द कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। अब क्या होता है, बीजेपी का भी होता है, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, अलग अलग पार्टी के होते हैं। तो ये हमें क्या है, कंपटीशन इन पार्टीज के बीच में हो जाता है, और हमें क्या मिलता है, इसका बेनिफिट मिलता है, किसको, जो सिटीजन है उसको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि लोगों को क्या है, वो किसी ना किसी एक को उसमें से चुन सकते हैं। और जैसे कि जो सोशल ग्रुप्स है वो प्रेशर कैसे बनाएंगे, मूवमेंट के थ्रू बनाएंगे, और ये मूवमेंट की बात यहाँ पे चल रही है, मूवमेंट लोग कर रहे हैं। Such competition ensure that power does not remain in one hand। अब जो ऐसा कंपटीशन, जैसे हमारे देश में भाई काफी सालों तक कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, अब बीजेपी की आ गई है, फिर कभी और किसी की आ जाएगी। एक इंसान के हाथ में, एक पार्टी के हाथ में क्या है, पावर नहीं रहती।
In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. अब आप एक बात समझिएगा भाई, जो पॉलिटिकल पार्टी हमने बनाई है, जैसे मान लो ये पॉलिटिकल पार्टी एक्स बनाई है, ये वाई बनाई है। अब जो एक्स बनाई है वो भी किसी इंसान ने बनाई होगी, हाँ, ये भी किसी इंसान ने बनाई होगी, ये भी किसी इंसान ने बनाई होगी। अब ये जो एक्स पार्टी जिसने बनाई है उसकी कुछ ना कुछ तो आइडियोलॉजी होगी, वो किसी समुदाय से, किसी जाति से, किसी धर्म से विशेष उसका लगाव होगा, कोई ना कोई तो उसकी आइडियोलॉजी होगी ना। और इसकी भी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होगी। मान लो ये किसानों के लिए बहुत काम करना चाहता है और ये दलितों के लिए बहुत काम करना चाहता है, तो इनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। तो जब बार बार में जब चुनाव होते हैं और पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज बदलती है, तो क्या होता है, ये आइडियोलॉजीज और सोशल ग्रुप्स भी चेंज होते हैं, सिर्फ पार्टी चेंज नहीं होती है। मान लो पहले है ना, ये किसानों वाली पार्टी राज करी थी, फिर दलितों वाली पार्टी आ गई, तो इनका भी क्या है, पावर शेयरिंग बढ़ता जाता है, अच्छा रहता है। Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest election. अब क्या होता है, ये डायरेक्ट भी हो सकता है। अब आप एक बात को देखिएगा, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं लोकसभा का। लोकसभा में अगर आपको गवर्नमेंट बनानी है तो 545 का 50% प्लस 1, मतलब 545 का 50% प्लस 1 आपको जीतना पड़ता है, मतलब लगभग 275 सीटें एक पार्टी को जीतनी पड़ती है। अब जो 545 है ना, इसमें से क्या होता है, 543 पे तो इलेक्शंस होते हैं और 2 होते हैं एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस वो लोग होते हैं, हमारे देश में बहुत से यूरोपियंस आए, डच आए हैं, फ्रेंच आए हैं, ब्रिटिशर्स आए हैं, उन सब के अगर उनमें से किसी मेल ने इंडियन फीमेल से शादी करी है और फिर जो उनके बच्चे हैं वो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। बात ध्यान रखना, मेल यूरोपियन होना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के होगा। यूरोपियन मेल होना चाहिए और फीमेल इंडियन होनी चाहिए, उनके बच्चे एंग्लो इंडियन कहलाएंगे। मेल इंडियन हो और फीमेल यूरोपियन हो तब नहीं, ठीक है। तो उनके दो क्या है, प्रेसिडेंट डायरेक्टली नॉमिनेट कर देते, अपॉइंट कर देते एंग्लो इंडियन में से। बाकी 543 जगह चुनाव होते हैं। अब इन 543 पे बीजेपी भी उतार रही है अपना कैंडिडेट, कांग्रेस भी उतार रही है, ठीक है, आम आदमी पार्टी, सभी उतारते हैं। अब इनमें से अगर किसी पार्टी को अपनी सरकार बनानी है तो कम से कम अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता रहा हूं 275 सीटें जीतनी होती। 275 जगहों से क्या है, उस पार्टी का इंसान जीत करके आना चाहिए, तभी जाकर के आप सरकार बना सकते हो। मान लो किसी भी पार्टी को क्या है 275 से ज्यादा सीटें नहीं मिली, तो मान लो जो ए पार्टी है उसको 200 सीटें मिली है, उसको 200 मिली। जो बी पार्टी है उसको 40 मिली, सी पार्टी है जो उसको 60 मिली, डी पार्टी है जो उसको 30 मिल गई, जो भी है बाकी छोड़ दो, ठीक है। अब ए पार्टी को सबसे ज्यादा मिली है, तो ये क्या करेगी, बी और सी को बोलेगी आप भी हमारे साथ मिल जाओ और हम क्या है पार्टी बना लेते हैं, सरकार बना लेते हैं। 300 सीटें हैं, 300 सीटों पर सरकार बना लो। अब इन्होंने क्या कर लिया, अपने ग्रुप बना लिया। भाई मान लो ए पार्टी है वो क्या है, किसी एक विशेष धर्म के लिए काम करती है, ये विशेष जाति के लिए काम करती है, किसी किसानों के लिए काम करते हैं। अब इन तीनों की आइडियोलॉजी मिल गई, हाँ, तीनों क्या, कभी भी मतलब किसानों की डिमांड नहीं हो, सी बोलेगा चल मैं तो नहीं हूं, अपनी सीटें वापस ले लेगा, सरकार गिर जाएगी। कभी मान लो ये किसी पर्टिकुलर के लिए काम कर रहे हैं, ये हट जाएंगे। तो इसलिए क्या है, अब जब ये अलायंस बन जाता है तो एक साथ क्या है 2 या 3 विचारधारा की जो लोग हैं वो काम करना शुरू कर जाते हैं, और इसे हम कहते हैं इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोएलिशन गवर्नमेंट एंड दस शेयर पावर। और जब ये जीत जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। In a democracy, we find interest groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmer and industrial workers. हम डेमोक्रेसी में बहुत से इंटरेस्ट ग्रुप्स देखते हैं, ऐसे ग्रुप्स देखते हैं जैसे ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हो जाते हैं, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, फार्मर है, और इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। ये सब क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि सरकार हमारी डिमांड्स को फुलफिल करे। They also will have a share in governmental power either through participation in governmental committees or bringing influence on the decision making process। और तो ये क्या है, ये सभी जो ग्रुप्स हैं ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपनी इन्फ्लुएंस डालते हैं कि सरकार जो भी डिसीजन बनाए वो हमारे ग्रुप को देख करके, हमारे इंटरेस्ट ग्रुप को देख करके करे। ये सब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो अपना समुदाय है उस समुदाय का इंटरेस्ट, उसका फायदा, उसका डेवलपमेंट हो। और जैसे कि आपको आंदोलन देखने को मिल रहा है, तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर वो कंप्लीट होता है। चैप्टर कंटेंट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टारगेट है हमारा क्वेश्चन आंसर्स होगा, और उसी के साथ आज का हम लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें, और अच्छा लगा है तो बिल्कुल लर्निज्म को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।